खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपीए और एनडीए की जंग 2019 में क्या रूप लेगी, इसकी रूपरेखा तैयार होती हुई नजर आ रही है। दो जगह चक्रव्यूह बन चुके हैं ऐसा लग रहा है। दो स्टेट्स में, यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर आरएलडी के साथ बीजेपी का सामना करने जा रही हैं। यह बात लगभग तय हो चुकी थी और आज बिहार का महागठबंधन का इक्वेशन क्या होगा, समीकरण क्या होगा, उसकी रूपरेखा भी तैयार हो गई। कांग्रेस दफ्तर में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी हम पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जो अभी अभी एनडीए सरकार का साथ छोड़कर आए हैं, केंद्र में मंत्री थे, इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस के साथ जो महागठबंधन यूपीए का बन रहा है बिहार में, उसका एक अहम हिस्सा बन गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, तेजस्वी यादव। ये सारे नेता आज कांग्रेस दफ्तर में इकट्ठा हुए और ऐलान कर दिया कि हम मिलकर एनडीए के खिलाफ जंग लड़ेंगे। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, वो भी लगातार आंखें तरेर रही है। बाकायदा जो चिराग पासवान हैं, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड एलजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है पीएम नरेंद्र मोदी को और पूछा है कि नोटबंदी के जो फायदे हैं वो आप हमें बताइए ताकि 2019 में हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को जाकर बता पाएं कि आखिर इसके फायदे हैं क्या। और सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। अमित शाह लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं रामविलास पासवान और चिराग पासवान को। भूपेंद्र यादव और अरुण जेटली आज दिन भर अमित शाह के साथ इस कोशिश में लगे रहे। यानी कहीं ना कहीं एनडीए का कुनबा दरकता हुआ नजर आ रहा है और यूपीए मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। क्या होगा 2019 में, आज इसी पर करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट कि आज दिन भर क्या रही गहमा गहमी। – 2019 इंतखाबात से कब्ल सियासी मंजरनामा इनकलाबी तौर पर तब्दील होने के आसार हैं। बरसर इक़्तिदार एनडीए का शिराजा बिखरने लगा है। टीडीपी और आरएलएसपी के एनडीए से अलग होने के बाद अब एलजेपी भी बीजेपी को आंखें दिखा रही है। बिहार में लोकसभा की सीटों के बंटवारे के मामले पर रामविलास पासवान की पार्टी एनडीए पर दबाव बना रही है। एलजेपी ने बीजेपी को इसके लिए 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। इत्तेहाद में शामिल छोटी जमातों को अपने तशख़्ख़ुस की फिक्र होने लगी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज कुशवाहा जी, उपेंद्र जी इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा, वादा हुआ लेकिन कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क हो सकता है, उस समय मैंने महसूस नहीं किया था। हमारी सीटों की संख्या घटाओ, हमारी पार्टी को तोड़ो, बर्बाद करो, इस काम में लग गए और इस काम में सबसे बड़ा मददगार नीतीश कुमार जी आ गए इनके साथ। नीतीश कुमार जी ने तो जैसे कसम खा ली है कि उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करो जैसे भी हो। तब हमको लगा कि हमको अब ऐसी जगह जाना चाहिए जहां लोगों की चिंता हो। और अभी बहुत उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी जब आज की बात नहीं की कर्ज माफी की बात किसानों के लिए उन्होंने की, यह तो कथनी और करनी में कितनी समानता है, इस बात का परिचायक है कि कहा चुनाव में और कर दिखाया। पहली कलम जो सरकार की चली कर्ज माफी के लिए, किसानों के लिए चली। बीजेपी क़यादत वाला इत्तेहाद एनडीए जहां इंतशार का शिकार है, वहीं कांग्रेस की क़यादत के इत्तेहाद में नई जान पड़ रही है। बिहार के लिए महागठबंधन में अब उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हो चुके हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि रामविलास पासवान भी महागठबंधन में शामिल होने के लिए पर तौल रहे हैं। देश में जो चुनावी परिणाम आए हैं 5 राज्यों के, उससे राजनीतिक जो मौसम है वो पूरी तरह से बदल गया है। कल तक ये मौसम एनडीए के लिए सुहाना था, आज एनडीए के लिए काली रात है। और रामविलास पासवान जी राजनीतिक मौसम के बड़े वैज्ञानिक माने जाते रहे हैं। वो खुद भी कहे हैं कि हम राजनीति के बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। तो उनके पुत्र ने मौसम को भांप लिया है और हमारे संपर्क में लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े चेहरे हैं। हमको सबको जिस दौर में देश गुजर रहा है, तो पूरे देश भर में एकता का अभियान चला हुआ है और उसी क्रम में यहाँ भी ये काम हुआ है
कि ये दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता के दिलों का गठबंधन है। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। और देश में जिस प्रकार से जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आरबीआई हो, ये उसको बचाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मायावती और अखिलेश यादव हाथ मिला चुके हैं। बिहार के लिए महागठबंधन मजबूत हो रहा है और कौमी सतह पर इत्तेहाद मजबूत करने की कोशिशों में तेलुगु देशम के लीडर चंद्रबाबू नायडू लगे हुए हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि 2019 के आम इंतखाबात जीतने के लिए एनडीए के ख्वाब को चकनाचूर करने की तैयारी जोर शोर से जारी है। अब देखना यह है कि 3 रियासतें खोने वाली बीजेपी अपने खिलाफ बनने वाले महाज को नाकाम बनाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो क्या मजबूत होता जा रहा है यूपीए का कुनबा 2019 से पहले? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवीन जिंदल साहब मौजूद हैं दिल्ली से, सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरे साथ आज लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से बस चंद पलों में इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। अशरफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान साहब की पार्टी जो है उसके स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सुहेली मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेडीयू की स्पोक्स पर्सन है, पटना से लाइव इस डिबेट को ज्वाइन कर रही हैं। और फजल इमाम साहब जो कि आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी है, जिन्होंने आज यूपीए का दामन थाम लिया ऑफिशियली, उनकी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन, ये क्या हो रहा है? 2019 से पहले यूपीए मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए दरकता हुआ नजर आ रहा है, क्यों नहीं आप अपने सहयोगियों को बचा पा रहे हैं? पहले टीडीपी, उसके बाद अब ये आरएलएसपी यूपीए का दामन थामती हुई नजर आ रही है। और उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि एलजेपी का रुख भी डामाडोल हो रहा है। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक, अगर वो यूपीए की तरफ चले गए तब तो फिर एक मैसेज चला जाएगा कि मौसम सच में बदल रहा है, देश की हवा बदल रही है। वैसे तो समीर भाई, रामविलास पासवान जी और उन्होंने सब ने बड़ा स्पष्ट कहा कि कोई कहीं वो जा नहीं रहे हैं, वो उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी आपने कहा कि यूपीए मजबूत हो रहा है, और यूपीए मजबूत हो तो कैसे हो, किसके तरह? वो आरएलएसपी जिसने 4.5 साल केंद्र में रही सरकार में, और अब सीटों के लिए अपनी राजनीतिक जमीन इसलिए खोजनी पड़ रही है क्योंकि उसका जनाधार बिहार से निकल गया। उनके जो पार्टी के बड़े विधायक, बड़े नेता, वो जेडीयू में शामिल हो गए या फिर उनको छोड़ करके चले गए। तो जनाधार बचाने के लिए किसी न किसी के पास तो जाना है। आप बिहार के बारे में ही अगर बात कर रहे हैं, आज बिहार के विषय में चर्चा है, तो बिहार में 3 बड़े दल हैं। मतलब 4.5 साल आपके साथ रहने का नुकसान हुआ उन्हें बिहार में, आरजेडी आज की स्थिति में। तो ये आप सोचिए, मैं आपको बताता हूं, ये तो उनके लोग चले गए इसलिए चले गए क्योंकि उनकी नीति ऐसी थी। मेरा अपने शब्दों में बताऊंगा, 3 बड़ी पार्टी हैं, और 3 बड़ी पार्टी होने के बाद उसमें से आरजेडी, जिसके साथ नीतीश जी के साथ जिन्होंने सरकार बनाई थी, जिनको उन्होंने हटा दिया, बाद में आरजेडी को निकालना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण। उस भ्रष्टाचार के पार्टी के अध्यक्ष आज भी जेल में हैं, और आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने जाकर के आरजेडी से बात नहीं करी क्योंकि उनकी हैसियत नहीं है वहां जाने की। वो उनको लगातार गाली देते रहे। वो उसके पास गए, कांग्रेस के पास, जो कि अपना राजनीतिक अस्तित्व बिहार में क्या पूरे देश में खोज रही है, और कांग्रेस से कहा कि मेरी बात कराइए। आरजेडी से भी बात नहीं करी। तो ये क्या गठबंधन है या महागठबंधन है, ये सबके सामने है। मजबूरी की सरकार देश में कोई नहीं चाहता। इस देश में मजबूत सरकार चाहता है, और मजबूत सरकार कौन दे सकता है, ये सब जानते हैं। दूसरी बात, आपने कहा भी, पता होगा इससे पहले तेजस्वी यादव के साथ भी उनकी मीटिंग हुई पटना में, दोनों मिले, कई बार बातचीत हुई। तेजस्वी ने कई बार एक तरह से खुला इन्विटेशन भी दिया सोशल मीडिया पर। बताता हूं मैंने कैसे डिसाइड किया, आप या फिर मीडिया से बातचीत के जरिए। वैसे तो कांग्रेस आज के समय में
1000 वोट के लिए दाऊद को भी इनविटेशन दे सकती है कि हालत कांग्रेस की है, वो किसी को भी इनविटेशन देने के लिए लगातार ललायित है और उसकी जीप उसी प्रकार से लपलपाती रहती है जैसे कि आप रिएक्शन दीजिएगा बस पूरा कर लें, वो पूरा हो रहा है उनका। मेरा कहना यह है, अच्छा ठीक है, मैं हाँ बिल्कुल दीजिएगा, मेरा इतना कहना है कि कांग्रेस ने अभी कहा आकर के, आरएसपी ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी ने, कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही कर्ज माफ कर दिए। मुझे एक चवन्नी भर बताइए, पंजाब, कर्नाटका के अंदर अभी 172 किसानों को नोटिस आ गया, जेल जाने। अच्छा ठीक है, कर्ज माफी अलग मुद्दा है, आज ग्रैंड अलायंस पर हम बात कर रहे हैं। कर्ज माफी ठीक है, कर्ज माफी पर हमने एक स्पेशल शो किया था इससे पहले, आज हम ग्रैंड अलायंस पर बात कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं। राजपूत साहब, नवीन कह रहे हैं कि किसी को भी शामिल कर लेंगे आप, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कुछ नहीं, कोई भी आए कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लेंगे। वो तो दाऊद इब्राहिम तक का नाम ले लेते हैं। अब नवीन भाई की मैं बड़ी इज्जत करता था, लेकिन अब ये निश्चित तौर पर क्राइम के रिपोर्टर नहीं, क्रिमिनल भी हो गए। अब आप देखिए ना सारी चीजें, समीर भाई, दाऊद इब्राहिम का नाम लेना, हाँ। कौन सी राष्ट्रभक्त पार्टी के ये सदस्य है मुझे नहीं पता, उस मेरे ख्याल से लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कहते हैं कि वो तड़ी पार पार्टी के अध्यक्ष के ये सेक्रेटरी टाइप हो रहे हैं आज की डेट में, जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने एक अपराधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर तालियां बजाता है, जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हाफिज सईद के साथ में बैठने वाले वेद प्रताप वैदिक को भेजने का काम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान में किया, आपके सामने है। अब नरेंद्र मोदी क्रिमिनल आज की डेट में, और अमित शाह क्रिमिनल, उसकी पार्टी के लोगों को हमें बता रहे, जिन्होंने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, जिन्होंने पाकिस्तान को वडेरा गांधी परिवार के सभी लोग जमानत पर है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बाद भी अरे भाई, अब नवीन भाई बीच में मत बोलिए ना यार। नवीन भाई अभी तो आपके बीच में नहीं बोला जब आपने दाऊद का बताया। अब मैंने थोड़ी सी आपकी कुछ अभी तो हल्की पर थे, प्याज मैंने आप पर कोई आरोप नहीं लगाया था राजपूत जी, आप तो मुझे बता रहे कि मैं क्रिमिनल हो गया, आप मेरे ऊपर लगाया, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के सारे नहीं, मैं आप पर ही नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी लगेगा। आप ग्रैंड अलायंस पर आ जाते हैं। खैर, हमें आरोप के अलावा थोड़ी सकते कुछ भी लगाइए, नहीं आपके पास। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, तो भाई मैं नवीन जी के जरिए कहना चाह रहा हूं अमित शाह को भी कि अमित शाह साहब, तड़ीपार साहब, हमारे पास एक दूरबीन है, वो हम आपको देना चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि 3 राज्यों के बाद दूरबीन से भी नहीं दिखाई पड़ेगी। अभी वही अभिमान, वही दम्भ आज नवीन जी की बातों में कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। हाँ। 3 राज्य इनसे छीन लिए, उसके बाद भी कांग्रेस कहीं नहीं है। हाँ। इनकी खैर अपनी अपनी सोच है। अभी जब पूरे देश से प्रतिपक्ष में बैठेंगे तब जाकर के ये लोग नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त कर दिया। अब नॉर्थ ईस्ट को कर दिया, अभी कल की डेट में किसको करेंगे, ये अपनी जगह पर है। हाँ। हमारा यहां पर एक बात कहनी है कि हम जुड़ रहे हैं। हाँ। और ये टूट रहे हैं। जहाज इनका डूब रहा है और हमारे पास में लोग आ रहे हैं, इनके यहां से भी आ रहे हैं और बाकी सब जगहों से भी आ रहे हैं। हम पूरे सम्मान के साथ हर एंटी बीजेपी गठबंधन में हर उस शख्स का स्वागत करते हैं जो नरेंद्र मोदी की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और नौजवान विरोधी नीतियों का समर्थक है। मतलब रामविलास पासवान का स्वागत करने के लिए तैयार आप हैं। मजदूर, किसान, रामविलास जी जब आएंगे तो उनके बारे में भी उनके बारे में भी सकारात्मक विचार किया जाएगा। हाँ। हम सिर्फ और सिर्फ ये जो जिनका डीएनए खराब है ना, नीतीश कुमार, विचार करेंगे, उन्होंने तो मना कर दिया है, क्योंकि उनका तो डीएनए ही खराब है। और डीएनए खराब वालों को लेकर के हम बात, क्योंकि उनका डीएनए इन्होंने खराब भी किया और उनका मान भी लिया इन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता को पूरी तरीके से ठगा। चुनाव हमारे साथ लड़ा, ठीक है, और आज क्या नाम उनके साथ बिहार को ठग रहे हैं। तो बिहार के ठगों को छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग हमारे साथ आएंगे, पूरब से लेकर पश्चिम तक। अब रविदास जी भी आ गए हैं, रविदास जी भी साथ रहेंगे। सब भारतीय जनता पार्टी के मुखालिफ पोल करेंगे, जीतेंगे और इनको प्रतिपक्ष में बैठाएंगे। हम इनसे मुक्त नहीं करेंगे भारत को, इनको प्रतिपक्ष में बैठाएंगे, इनकी असली जगह पर बैठाएंगे। ठीक है, रविदास मेहरोत्रा भी आ गए, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं और इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। फजल इमाम साहब आरएलएसपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अशरफ अंसारी साहब लोक जनशक्ति पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ अंसारी साहब, क्या
एलजेपी का जो मौजूदा रुख है वो ये बता रहा है कि मौसम सच में बदल रहा है। भी कोई वैसा नहीं है। हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन रेस्पेक्टेड चिराग पासवान साहब ने अपनी कुछ फिक्र बीजेपी के जो सीनियर लीडरान हैं उनको जाहिर की है, और फिक्र होना लाजमी है। अभी 5 स्टेट के इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट में ऐसी ही फिक्र जाहिर कर रहे थे बीजेपी से उपेंद्र कुशवाहा साहब भी। पहले वो भी इनकार करते थे। हम माने कि आप अभी उसी स्टेज में। उपेंद्र कुशवाहा जी काफी दिनों से कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, या उनके स्पोक्स पर्सन है फजल साहब, वो इत्मीनान से आपको बताएंगे। हम अपनी पार्टी की बात कर लें, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का पार्ट थी और है। एनडीए जब ये इसकी ताबीर की गई थी, ये जो बनाया गया था, ये गठबंधन जब आया था तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के इशू पर आया था। हम लोग आज भी उसी इशू पे हैं। कुछ फिक्र हुई जिसको हमारे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन ने बीजेपी के सीनियर लीडरान से जाहिर की है। आज भी मीटिंग हुई है, कल भी मीटिंग है। हम समझते हैं कि उसको मिल बैठ करके उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार अपने एजेंडे से डिरेल हो चुकी है, यही आपकी चिंता है? इसीलिए आप कहते हैं कि हमारे एजेंडे में राम मंदिर नहीं है, वो बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, एनडीए सरकार का नहीं है। हाँ, सही बात है, सही बात है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी का अपना एजेंडा है। राम मंदिर उनके एजेंडे में हो सकता है, हमारे एजेंडे में नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के एजेंडे में राम मंदिर नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के एजेंडे में है कि राम मंदिर के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा उसके बाद देखा जाएगा। तो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा है, उनका अब सारे के अपने रूल्स हैं, उसको वो जानेंगे। बीजेपी का जो है बीजेपी के लोग जानेंगे। हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी, अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन बड़ी बात तो ये है ना कि लोक जनशक्ति पार्टी को 4.5 साल से ज्यादा सरकार में रहने के बाद अब ये एहसास हो रहा है कि डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो पीछे छूट रहा है। ये बड़ी बात है ना। माफ कीजिएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस इशू को आज चिराग पासवान साहब ने उठाया है, बताइए। जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे उसके बाद से, उसके पहले से ही बल्कि उसके बाद से लगातार खुद से मिल करके हाउस के जरिए उन्होंने, जैसे अब नेशनल यूथ कमीशन की बात पहले दिन से वो कर रहे थे, किसानों की बात 28 अगस्त को हमने जो पार्टी के सीनियर लीडर आने बीजेपी के, उनको ये आगाह किया था कि भाई इस पर कंसीडर कीजिए, नहीं तो लोक जनशक्ति पार्टी सड़क पे आएगी। गाहे बेगाहे वक्तन फवक्तन हम हमेशा अपनी बात करते रहे हैं। 4.5 साल के बाद अचानक से हम ये नहीं बोल रहे हैं, और आज भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम एनडीए से अलग हैं, हम एनडीए में हैं। हमारे कुछ, और अब ऐसा लग रहा है कि सुनवाई हुई, क्योंकि आज तो मीटिंग हुई है अमित शाह की रामविलास पासवान के साथ। जी, कल भी है। ठीक है। फजल इमाम साहब आरएलएसपी से हमारे साथ मौजूद है। फजल इमाम साहब, इतनी चिंता है, अपना समझ क्या आपको एलजेपी की जो सिचुएशन है उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे एनडीए से हटकर यूपीए में जाने के बाद? क्या कुछ दिनों पहले की जो आरएलएसपी की पोजीशन थी उसी जगह पर अब एलजेपी आ गई है क्या? वही सारी बातें हम सुन रहे हैं, सीटें नहीं दी जा रही, सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है, उस पर मान मनौवल चल रही है। यही सारी बातें उपेंद्र कुशवाहा भी कहा करते थे। वो भी लगातार यही कहते रहे कि भाई एनडीए में हमारी सुनवाई नहीं होती। सामिर साहब माफ कीजिएगा, वैसा ही कहते हुए नजर आ रहे हैं पासवान नहीं हुआ है, सीटों का कहीं हो गया। जिक्र अशरफ नहीं हुआ है। ठीक है, क्या जिक्र हुआ पता है मुझे अशरफ साहब पता है मुझे क्या जिक्र हुआ। तो होगा, फजल इमाम साहब बोलिए। नहीं पता तो होगा, बेशक पता होगा। नहीं, देखिए अब पासवान साहब की बात तो पासवान साहब जाने। कल तक समीर भाई, कल तक 3-4 दिन 5 दिन पहले तक तो वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नसीहत दे रहे थे कि किस फोरम पे बात की जाए, पार्टी के एनडीए के फोरम पे बात की जाए। और आज वो जिस तरह से कल परसों 2-3 दिनों से जिस तरह की बातचीत कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि एक उनके अंदर भी एक बेचैनी है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है या जो आला कमान है, वो अपने जो छोटे दल हैं या छोटी पार्टियां उनको उस तरह से तरजीह नहीं दे रहा है, इसलिए सारी गड़बड़ी आ रही है। और बिहार की बात करें तो चूंकि हम लोग बिहार से हैं, बिहार में जिस तरह इन 10-15 सालों में नीतीश कुमार के
का सुशासन जो है, आज भी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की एक एमएलसी है, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम क्यों है इस नीतीश कुमार के साथ, वहाँ हत्याएं हो रही, वहाँ कत्लेआम हो रहा है, वहाँ लड़कियों से छेड़छाड़ हो रहा, और जिस शेल्टर होम की घटना, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम एक ऐसा वाकया है जिसपे इस सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि 34 लड़कियों के साथ की असमत दरी कोई मामूली घटना नहीं होती, कोई मामूली वाकया नहीं है समीर साहब। 34 बच्चियों के साथ हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार-बार इस पे, उस वक्त तो आप एनडीए का हिस्सा थे। नहीं, हमने तब भी आवाज उठाई थी, हमारी शायद भारतीय जनता पार्टी ने तब भी आवाज नहीं उठाई थी, हमारे अलावा हमने ही वो आवाज उठाई थी। हमारी महिला मोर्चा के सदस्य गई थी, मेंबरान गई थी, पूरी टीम गई थी, मिलके आई थी वहां, और बराबर आवाज उठाते रहे। ये पहला मौका नहीं, हम तालीम के मसले पर भी उठाते रहे पिछले 1.5 साल से। एनडीए में रहते हम तालीम के लिए एक आंदोलन वहां उठाए हुए, तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार में रह के सरकार के खिलाफ, लेकिन सामाजिक मसलों को हम बराबर उठाते रहे। और ये ऐसी घटना है खासकर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम, जिसपे न भाजपा चेहरा छुपा पाएगी न जेडीयू। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है कि आपने दोषियों को बचाने का काम किया, आपने मुलजिमीन को बचाने का काम किया। एक्ट जो लगाए हैं, जो दफा लगाए गए थे, उसमें वो दफा ऐसे नहीं थे जिससे कि उनको सजा मिल सके। आप पॉस्को एक्ट नहीं लगाया और कई तरह की चीजें सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद नीतीश कुमार की सरकार चेती नहीं और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा भी। चलिए ठीक है फजल इमाम साहब, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन असल जो वजह थी सीटों का बंटवारा, वो आपको लगता है कि यहां पर सुनवाई हो जाएगी? एनडीए में सुनवाई नहीं हुई, यूपीए में हो जाएगी सुनवाई, जो जितनी सीटें आप चाहते थे। आपने कि सीटों का मामला बहुत सबसे अहम मसला था, सीटों का मसला था। और जो पार्टी पिछले 2014 में दो सीट जीत के आई थी, उसे आपने रातों रात अपना लिया। आपको याद होगा कि जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2015 का, तो यही अमित शाह थे जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जीतेंगे तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। अब नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई, तो पता नहीं पाकिस्तान में पटाखे फूटे या नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदा बताएंगे। लेकिन यह है कि सीटों का बंटवारा हमें आप ह्यूमिलेट कर रही थी भारतीय जनता पार्टी भी, और भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर सुहेली मेहता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं, सुन रही थी आप दोनों लोगों को, अशरफ साहब को भी, फजल इमाम साहब आपको भी। डॉक्टर सुहेली, लगता है आपको कि जो बिहार में एनडीए के कुनबे में जो दरार पड़ी है, एनडीए का कुनबा जिस तरह से टूटा है, उसके लिए जेडीयू जिम्मेदार है, नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं? देखिए, कोई कुनबा टूटा नहीं है, ये पहले से डिसाइडेड थे। आदरणीय कुशवाहा जी जब से हम लोग आए, एनडीए का हिस्सा बने, तभी से पता नहीं, एक राजनीतिक ईर्ष्या तो दूसरी चीज होती है। हमें लगता है कि व्यक्तिगत ईर्ष्या कुछ है इनकी, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही इन्हें राजनीतिक पहचान दिया है, आदरणीय कुशवाहा जी को। अब आदरणीय कुशवाहा जी को पता नहीं क्या है नहीं है, हालांकि उन्होंने तेजस्वी जी को भी कहा था कि वो ट्रेनी है, और लालू जी को तो सीधा कह दिया था कि वो भूतकाल में ही चले गए। शरद जी की पार्टी को भी कहा था कि इनमैच्योर पार्टी है। तो आप कहां और किनको इन्होंने नहीं कोसा है, लेकिन हमारे आने के बाद इन्हें इस तरह की ईर्ष्या हो गई, क्या हो गया, तो ये तो पहले से डिसाइडेड था, ये कोई अप्रत्याशित घटना है नहीं इनका जाना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारा कुनबे में कमी हो गई है। जिधर ये गए हैं, एक कहावत आपने सुना होगा, ज्यादा जोगी मठ उजारे, वही होगा यूपीए का। पिछले बार भी ये लोग बहुत एकजुट हुए थे, रिजल्ट आपने देख लिया, इस बार भी आप देख लीजिएगा। इतने सारा जोगी चले गए हैं, इतने सारे और भी जुटान कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि क्या होगा इनका। जगह पे 14 में और 17 में का रिजल्ट देख लीजिए डॉक्टर सुहेली मेहता, दोनों जगह पे आपने ठगा है बिहार को, और 2014 में 2 सीटें सबने देखा है, जो किसानों की गैया का चारा खा गया उसकी तो गोद में जाकर के बैठ गए आप। क्या बात है, सीट बचानी मुश्किल हो जाती है, एक हो गए हैं और लोक जनशक्ति भी है, जिन्होंने नोटबंदी पे सवाल उठाया है, और दूसरे हैं सच्चिदानंद राय एमएलसी, जिन्होंने जंगल राज की बात कही, जंगल राज आ गया है।
तो लोक जनशक्ति पार्टी अभी तक तो है दोनों में। आज का ये वाकया है कि अशोक चौधरी ने ये बात कही। एक मिनट 2019 की जो जंग होने वाली है लोकसभा चुनावों की, उसकी तस्वीर बहुत हद तक साफ होती नजर आ रही है क्या, खासतौर पर यूपी और बिहार में तो ग्रैंड अलायंस का ऐलान आज हो गया, यूपी में कब होगा? कब इस तरह से समाजवादी पार्टी बीएसपी खुलकर कांग्रेस के साथ आएगी भी या नहीं, ये एक सवाल है। देखिए समीर जी, एनडीए का लगातार जो उन्होंने चुनाव वादे किए थे उसे पूरा करने का काम नहीं किया है और एनडीए के खिलाफ जो उनके घटक दल थे वो सब नाराज हैं और धीमे धीमे करके चुनाव जब आएगा तो आप देखिएगा कि तमाम दल एनडीए से अपने आप को अलग कर लेंगे। अच्छा, अभी आपने देखा कि रामविलास पासवान जी में या उपेंद्र कुशवाहा जी में, नायडू साहब में तमाम लोगों ने विरोध प्रकट किया है। यूपीए के बारे में पूछा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बारे में नहीं पूछा है। कार्यप्रणाली है तो लो, आप सभा की यही प्रॉब्लम है। कार्यप्रणाली है, अभी कार्यप्रणाली है, उससे एनडीए घटक बहुत नाराज हैं। और जहां तक आपने पूछा यूपीए के बारे में, हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि गैर भाजपाई जो सारे दल हैं वो इकट्ठा होकर चुनाव लड़े और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और जनता का दबाव है, जनता ये चाहती है कि केंद्र से भाजपा की सरकार हटे और इसलिए जनता का दबाव है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए पूरे देश में गैर भाजपाई दलों को एक साथ होकर के एक मंच पर चुनाव लड़ना चाहिए, ये जनता चाहती है। और धीमे धीमे करके आप देखेंगे तो कांग्रेस के साथ आएंगे कि नहीं यूपी में, ये तो बताइए। जब चुनाव हो रहे होंगे तो लड़ाई एक पर एक की होगी। लड़ाई एनडीए से और यूपीए पर एक की होगी। और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में जनता सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। ठीक है। जो एनडीए घटक हैं उनको ये बात मालूम हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश है, जनता परिवर्तन चाहती है। अच्छा, और नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए जनता का मन बन गया है। जो एनडीए घटक उनका साथ छोड़ देंगे उनको आगे लाभ हो सकता है, जो लोग उनका साथ छोड़ेंगे पकड़े रहेंगे वो भी देश की राजनीति से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है नवीन, लेकिन रविदास मेहरोत्रा साहब और राजपूत साहब जो बात कह रहे हैं, यूपी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपके अध्यक्ष भी हल्के में नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कहां जहां कहीं भी महागठबंधन बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूपी जो है अगर एसपी बीएसपी साथ आ गए तो एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए आप मजाक में नहीं उड़ा पाएंगे रविदास मेहरोत्रा साहब की बातों को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद चिराग पासवान ने जो नरेंद्र मोदी को खत लिखा है, पीएम को जो खत लिखा है, उसमें वो पूछ रहे हैं कि नोटबंदी का हिसाब दीजिए कि क्या फायदे हुए, ताकि हम कम से कम 2019 में अपने लोगों को जाकर बता तो पाएं। यह अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पूरी सरकार नोटबंदी के फायदे लगातार गिनाती रही और एनडीए के एक घटक दल को ही नहीं पता कि नोटबंदी के फायदे क्या हैं। ये स्टेटमेंट जो है, ये लेटर जो उन्होंने लिखा है, ये कह क्या रहा है? तो 2019 से पहले एनडीए के कुनबे में क्यों पड़ रही है दरार और क्या यूपीए मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है? ये हमारा आज का सवाल है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन जिंदल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। नवीन, ये बताइए कि लोक जनशक्ति पार्टी की जो नाराजगी है उसे अब कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि नाराजगी तो है, वो साफ पता चल रहा है, और वो चिराग पासवान ने जो लेटर लिखा, जो उन्होंने ट्वीट किया, उससे भी साफ पता चलता है। और नतीजा हम यह देखते हैं कि फौरन मनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। भूपेंद्र यादव साहब जो बिहार के प्रभारी हैं, वो पहुंच जाते हैं रामविलास पासवान के घर पर, फिर लेकर अमित शाह के घर जाते हैं, वहां पर मीटिंग होती है, मनाने की कोशिश की जाती है और कहा जा रहा है कि अब यह मीटिंग एक इसी तरह की मीटिंग कल भी होगी। तो क्या आपको लग रहा है, मना लेंगे आप पासवान साहब को अभी भी? पहली बात तो ये समीर भाई, बहुत दिल बनाने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है और कांग्रेस वालों को लिए ऐसे ही सोचना चाहिए कांग्रेस को। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप कहते हैं कि मना लेंगे, कोई नाराज होगा तो मनाएंगे ना। परिवार में तो बहुत सारी बातें होती हैं और जब भी चुनाव आए, आज कोई पहला चुनाव नहीं है, हर 5 साल पुराने लोकसभा के चुनाव में भी देख लीजिए, जहां जहां गठबंधन है उससे पहले सीटों को लेकर थोड़ी बहुत हर जगह बातचीत होती है। हमारे नहीं, उनके यहाँ पर भी हुई है, उनके यहाँ भी होती है। बेशक जिस प्रकार से भी सपा के मेरे मित्र बोल रहे थे,
वो कहते उत्तर प्रदेश में क्या है, क्या कांग्रेस को अभी बीएसपी ने बताया ना कि मजबूरी के अंदर लोग उसको वोट दे रहे, उसको कोई नहीं चाहता। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है, मायावती जी ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि सपा बसपा के साथ कांग्रेस जो लेकर के चल रही है उसकी स्थिति क्या है। आज देश में हर कोई चाहेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसके उम्मीदवार का पता चलना चाहिए। वो इसलिए कांग्रेस के लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, जगह जगह ये कह रहे हैं कि भाई जो बड़ा दल होगा चुनाव जीतने के बाद उसका आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा। वो लेकिन देश की जनता कांग्रेस पर विश्वास इसलिए नहीं करती कि कर्नाटका के अंदर सबने देखा है कांग्रेस दूसरा बड़ा दल है, लेकिन नहीं नवीन, ये यूएस की तरह, यूनाइटेड स्टेट्स की तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन तो है नहीं हमारे देश में। तो आप ये क्यों चाहते हैं कि भाई उधर का भी उम्मीदवार हो, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो, तभी लोकतंत्र की जीत होगी? इसीलिए चाहते हैं कि देश की 125 करोड़ देश की जनता इस बात को जानना चाहती है कि देश की कमान किसके हाथ में दी जाएगी, देश को कौन सुरक्षित रख सकता है, देश के विषय में, गरीबों के विषय में, आदमी के विषय में कौन चिंता करेगा। कागज पे ये 10 हर जगह कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार हर महीना देंगे, जहां जहां कांग्रेस उसके समर्थक दलों की सरकारें हैं, लेकिन कहीं नहीं दिया इन्होंने। दूसरा ये कहते हैं किसानों के कर्जे माफ कर दिए। अरे कहां से कर दिया, पैसा कहां है, मुझे ये तो बताओ आप। कागज पे कर्जा माफ करने से नहीं होता। कर्नाटका में किसान जेल जा रहा है, पंजाब के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां जहां इनकी सरकारें पुराने समय से हैं। आज इनके बाद सरकारें क्यों फॉलो कर रही हैं? माफ करेंगे, आपकी सरकारें क्यों फॉलो कर रही हैं? अगर ये कर्ज माफी आपके एजेंडे में नहीं है तो असम में क्यों फॉलो किया आपकी सरकार ने? हमारी सरकारें फॉलो नहीं करती। मैं आपको समीर भाई बहुत स्पष्ट कहा है, उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपया अगर माफ किया तो हमने बताया कि 7000 करोड़ रुपया का किस प्रकार से सरकार ने अपना राजस्व को अर्जन किया है। इस सरकार ने कहां बताया है, कौन सा तरीका बताया? 60 साल से किसानों का कर्जा माफ कर रही है और उसके बाद लगातार किसान कर्जे में है, किसान आत्महत्या कर रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या कांग्रेस की जिम्मेदार नहीं है? सारा माफ कर्जा और ऊपर से आप लोगों को गुमराह करेंगे। मेरा कहना यह है कि तो बोलिए 16 रुपए के चेक किसान हो गया कर्जा माफ यूपी के किसानों का। बार बार कर्ज समीर भाई, लाख रुपए के ऊपर अगर किसी का बचा हुआ है तो वो भी गया है। आपने 13 रुपए से देखे, वो नहीं देखे जिसके 2 लाख रुपए गए। आपने वो नहीं देखा जो 1000 करोड़ रुपए किसी किसानों का बटा है, वो कहां गया? आप 13 रुपए को लेकर के कह रहे कांग्रेस ने तो 25 पैसा नहीं तो फिर लोगों का कर्जा माफ नहीं किया। और कर्जा माफ करना समस्या का समाधान, हम तो पहले भी कहते हैं कि किसान को कर्जा ना लेना पड़े उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सस्ता बीज मिले, सस्ती खाद मिले, सस्ता उसके बिचौलिए मंडी में से खत्म हो जाए, ये सरकार ने व्यवस्था करी है। इन्होंने कौन सी व्यवस्था करी है? हमने नीम कोटेड यूरिया सबको दिया है, नीम कोटेड यूरिया इसलिए ताकि किसान की फसल सही से होगे। इनके यहां पर राशन कार्ड के समय में लोग जाते थे यूरिया लेने के लिए। किसानों की बदहाली की जिम्मेदार कांग्रेस आज आकर के प्रवचन दे रही है, किस लिए? चुनाव से पहले आपने कहा था पूरे कर। अरे भाई ठीक है, हमने मान लिया किसानों की बदहाली की जिम्मेदार हमने कांग्रेस दिया, आपने तो दिया नहीं, होना चाहिए तो नहीं हुआ। लेकिन अब तो आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार थी ना, 1 पेंशन से जवानों को भी पैसा दिया। 5 इयर्स में क्या हुआ? हमारी सरकार है तो हमारी सरकार कर रही है। इन्होंने 60 साल में नहीं किया, कर दी। अरे यही हमेशा कहते रहते हैं आप, नेहरू ने ये किया, इंदिरा गांधी ने ये किया। अरे भाई इससे काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने क्या, सुनिए समीर भाई, वो बताना, हमारी सरकार ने क्या किसानों को सॉइल कार्ड दिया, किसानों को हमने किसान बीमा योजना के तहत, प्रधानमंत्री बीमा योजना के सावधानी वो दिया, मुआवजा दिया। हमने किसानों को डायरेक्ट मंडी में बिना बिचौले के सामान खरीदने की व्यवस्था करी। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फसल का 1.5 गुना देने का वादा पूरा किया। हमने किसानों को यूरिया दिया, नीम कोटेड यूरिया, जो आपने दुखती रग जो है ये पकड़ ली है क्या? किसानों की कर्ज माफी ये दुखती रग बन गई है क्या बीजेपी की? सवाल झूठ बोल रही है कांग्रेस। स्टेट में सरकार बनाने के फौरन बाद ये काम कर ऐलान तो कर दिया कम से कम। जी बोलिए। जी 2 बातें बड़ी स्पष्ट है समीर भाई। पहली चीज तो किसान को कर्ज माफी 60 साल से ऐलान ही कर रही है कांग्रेस, लेकिन संसद में कल इनके मंत्री ने कहा, भाजपा के मंत्री ने कहा, अरे नवीन भाई 2 मिनट बोल लेने दो यार। इस तरह की कोई योजना नहीं है कि किसानों की हालत सुधर जाएगी। ये संसद में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने दिया, एक सवाल के जवाब। ठीक है फजल साहब, ठीक है। अरे राजपूत जी मैं नहीं बोल रहा, ये आपके सहयोगी बोल रहे हैं जो नए नए बने। हाँ ठीक, अरे ठीक ठीक ठीक, अरे जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पुराने को रखना नहीं चाहते हैं। अगर हम कर्ज माफी कर पा रहे हैं, अगर हम कर्ज माफी, अरे हम तो सबको रखना चाहते हैं लेकिन ईमानदारी से कर रहे हैं ना। हम किसान के मामले में 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। नंबर 1, किसान का ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन कुछ और होंगे। और हम राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज माफी की भी नीति लाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीति लाएंगे जिससे किसान को पर हेक्टेयर या पर एकड़ कुछ पैसा हर छमाही मिले।
ये हमारी सोचना है और व्यक्तिगत वो भी है। मैं आगे भी कहूंगा नंबर 1। नंबर 2, अभी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी, भाई महाराष्ट्र की आरएसएस और महाराष्ट्र की भाजपा ने एक अभी 2 दिन पहले एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी के दैनिक में खबर थी, समीर भाई आपने भी पढ़ी होगी, जहां की आरएसएस कह रही है कि अब नरेंद्र मोदी के अलावा नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार करो। तो अब इनकी पार्टी में ही हमारे तो घटक दल नहीं तय कर पा रहे, मान लिया हम गठबंधन का नेता गठबंधन तय करेगा, यहां पर तो भाजपा और आरएसएस नहीं तय कर पा रही कि नरेंद्र मोदी रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे या नितिन गडकरी रहेंगे। अब इनको ये कांग्रेस के गफूर आजम साहब का बयान याद है? दूर मत जाइए, मैं कांग्रेस के गिनवाता हूं। गोविंद वल्लभ पंत के परिवार को कांग्रेस से धक्के मार के निकाल दिया, हेमवती नंदन बहुगुणा के परिवार को आपने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और आपने लगातार क्या क्या हमसे कह रहे भैया अपने कुल में देखो। उन्होंने खुद कांग्रेस के मैं 50 नेता बता सकता हूँ जिन्होंने कहा राहुल जी किसी प्रकार से उपयोगी नहीं है मंत्री बनने के लिए। आज की वो 2 बयान एक एक करके नवीन भाई क्यों परेशान? इसीलिए आपको सबसे पहले इतना टाइम दिया। अब तो लीजिए ना राजपूत साहब, एक एक करके बात मत राजपूत जी, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं। जो चिट्ठी लिखी है छोटी और दूसरे भाजपा के एमएलसी हैं बिहार में, जिन्होंने बिहार की सरकार पे आरोप लगाया है कि यहाँ फजल इमाम साहब, अभी आपसे पूछूंगा ना, एक मिनट रुकिए फजल इमाम साहब, बिहार में अपने सहयोगियों की बात कीजिए। कांग्रेस के नेता नोटबंदी का से क्या फायदे हुए बताइए। ठीक है चौधरी वहां के ठीक है फजल साहब, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, और गठबंधन का नेता गठबंधन तय करेगा। हमारे यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बहुलतावादी लोकतंत्र है, गठबंधन बैठेगा और वो अपना नेता तय करेगा। हम सब लोगों की नेता मध्य प्रदेश में देखा ज्योतिरादित्य का क्या किया आपने, राजस्थान में देखा सचिन पायलट को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, ये सबने देखा है। दूर मत जाओ भाई। दूसरी बात हम आपको और आप कह रहे हो लोकतंत्र है, आज ये देखिए आपका लोकतंत्र एक परिवार में जाकर सीमित हो जाता है। खराब हो गई नवीन भाई, अब ये बताइए ये नस फट जाएगी, ये नस फट जाएगी नवीन भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं राजपूत जी? आपको फिर यही आना है, आपको कोई कुछ नहीं। अच्छा तो ठीक है, आप चिंता मत करिए, आपकी नस नहीं फटने दूंगा मैं आपके साथ। आप चिंता मत करिए, आपकी नस नहीं फटने दूंगा पक्का। अरे साहब आप लखनऊ में जमीन भाई पानी पिलवाइए, आप भी लखनऊ में, लेकिन राजपूत जी की नस नहीं फटनी चाहिए। आपका भी मैं पंजाब, हाँ पक्के दोस्त हैं, बेशक ये गलत संगठन में है लेकिन मेरे मित्र हैं। अभी 1771 करोड़ की हुई और 15 मिनट में, और अभी तक किसान कर्ज में है, बैंक में 2 बार कर्ज माफ कर दिया आपने, किसान कर्ज में है। क्या कमाल है, वाह क्या नीति साहब करते हैं, इतना प्रपंच करते हैं, कहते हैं कि किसान। सत्यवादी हरीशचंद्र राहुल जी ने कहा कि पूरे देश के किसानों के कर्ज माफ हो गए, 10 लाख रोजगार हर महीने दे रहे हैं जिनकी सरकारों में। क्या बात है साहब, और जनता विश्वास कर लेगी। कानें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली, आपकी बात अंबानी को किसान मानते हो, और अगर किसी का अडानी किसी उद्योगपति का कर्जा माफ किया आप कोर्ट चले जाइए। अगर आप में ताकत है, आप सच बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाइए और बताइए कि हमारी सरकार ने कर्ज माफ किया। अगर आप में ताकत है, आप सच बोल रहे हैं, मैं दावा करता हूं, चैलेंज करता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। भाई 1 मिनट, नवीन लगातार बोल रहे हैं आप, नवीन लगातार बोल रहे हैं। मैं कहता हूं इतनी आज अभी उपेंद्र कुशवाहा गए इसलिए परेशान है। मैं नहीं बोला समीर भाई, मैं तो उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। अगर किसी उद्योगपति का पैसा माफ किया है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, अगर हम गलत है तो हमारे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं। एलजेपी के भी बाहर जाने के चांसेस हैं क्या? नवीन प्लीज। अशरफ अंसारी साहब, ये जो चिराग पासवान साहब लेटर लिख रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट, और 2 साल की नोटबंदी का हिसाब मांग रहे हैं कि बताओ फायदे क्या हुए, इसका क्या मतलब है? सरकार तो लगातार फायदे गिना रही है, आप लोगों को ही नहीं पता कि फायदा क्या हुआ है नोटबंदी का। नहीं सामिर साहब, इसको अगर हमारी सीनियर अलायंस पार्टी है, उसके सीनियर लीडरान हैं, उनसे अगर हमने कुछ गौर फिक्र कर ली, कुछ हमको अगर परेशानी है उसको अगर हमने जानकारी मांग ली, तो इसमें कौन सी दुश्वारी हो गई? और उन्होंने मांगा है कि नोटबंदी से क्या फायदा है, वो भी पूरे ये है कि मैसेज ये जा रहा है कि आपको पता ही नहीं है नोटबंदी का फायदा क्या हुआ। एनडीए सरकार और तमाम घटक दल तो चीख कर कह रहे हैं कि फायदा ही फायदा हुआ, आप कह रहे हैं क्या फायदा हुआ? ये फर्क है ना। नहीं वही जानना है ना कि चीख के अगर बोल रहे हैं कि फायदा ही फायदा हुआ, तो क्या फायदा हुआ? हम भी तो अपने लोगों को बोलेंगे कि हाँ ये फायदा हुआ। अच्छा
तो ये अगर हमने पूछ लिया किसानों के लिए क्या हो रहा है, युवाओं यूथ के लिए क्या हो रहा है, तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुहेली मेहता, डॉक्टर सुहेली मेहता बताएं कि देखिए, आरएलएसपी बिहार में एनडीए जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। आप मानिए या ना मानिए, पहले आरएलएसपी गई, आप लोगों ने जाने दिया, और वो बार बार कहते रहे कि भाई नीतीश कुमार ने मेरे लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया, नीतीश कुमार ने ये किया, नीतीश कुमार ने वो किया। क्या आपको लग रहा है कि अब एलजेपी भी उसी रास्ते पर जा रही है? इसका दुख है आपको, या फिर इस बात की खुशी है कि चलो एलजेपी भी चली जाए तो थोड़ी और ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, जेडीयू और बीजेपी आपस में मिलकर बांट लेंगे? वैसे भी आप लोग आपस में ही मिलकर सब बांट रहे हैं, सहयोगी जो है उनको तो पूछा नहीं जा रहा। जी डॉक्टर सुहेली, आपसे ही। जी नहीं, आप यूपीए को सहयोगी मत माने साहब, कांग्रेस के लोग बेरोजगार हैं। देखिए, ये तो पहले ही हम कहे कि पहले से हम लोगों को पता था कि ये इस तरह का काम करेंगे, और जो आप कह रहे हैं कि अब अगला एलजेपी के नेता ने जो कहा, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने, वो एक सांसद होने के नाते भी नोटबंदी के क्या फायदे हुए वो पूछे। सब लोगों को पता है क्या फायदा है, कहां पर नुकसान हुआ। नुकसान तो उन लोगों को हुआ जो बोरा में कस कर पैसा रखे हुए थे और रातों रात उनके पैसे इनवैलिड हो गए, वही लोग ज्यादा छटपटा रहे हैं इसमें। तो चिराग पासवान जी ने पूछ लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नौजवान नेता हुए ना बिहार, नौजवान नेता है, नए जमाने के नेता है, हमको क्यों डाउट रहेगा? और डाउट इनको भी नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने पूछा है, डाउट नहीं है भाई, अगर कुछ फिक्र हमने की है, प्रधानमंत्री जी से पूछा है, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। इसमें क्यों सब लोग को इतनी परेशानी हो रही है? सब लोगों को, आप लोग भी इसको एक इश्यू बना दिए। क्या एक सांसद का अधिकार नहीं है कि अगर उसे किसी भी चीज के लिए कोई डाउट हो? अरे सुहेली जी, अधिकार तो सब है, अधिकार तो अपनी बात रखने का भी है। उपेंद्र कुशवाहा साहब भी अपनी बात रख रहे थे, उनकी नहीं सुनी गई। अब रामविलास पासवान भी अपनी बात रख रहे हैं, चिराग पासवान भी अपनी बात रख रहे हैं। चली जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर हमारी नजर है। उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनने की इच्छा थी तो वो उस कुनबे में गए हैं। अब तय करना है उस कुनबे को कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें प्रोजेक्ट करेंगे। नेता तो उनको नीतीश कुमार जी ने बना ही दिया, विरोधी दल के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके। अब वहां पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये तो तय करेगा उनका कुनबा। तो आज चिराग पासवान ने एक बात और कही है, हमको तो, हम कैसे नहीं चिंता करेंगे भाई? कुशवाहा जी को चिंता थी, महत्वाकांक्षा थी मुख्यमंत्री बनने की, हम क्यों नहीं चिंता करेंगे? आप अभी डीएनए की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचारियों के डीएनए को लेके। कांग्रेसी भ्रष्टाचारी के डीएनए से पूरा भरपूर है वहाँ पर। डीएनए की बात करते हैं आप लोग। आरएसएस के सम्मेलन में चले गए 17 साल पहले, कब जाके लालू यादव की चिरौरी की, और कब लालू यादव के साथ जाके पलटी मार। अरे देखिए पहले वहाँ हिसाब किताब क्लियर कर दीजिए कि मुख्यमंत्री बनिएगा कि मुख्यमंत्री बनिएगा, हिसाब क्लियर कर दीजिए। लेकिन बिहार में जान लीजिए कि मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। किसी आप इसकी चिंता न करें, हम लोग तय कर लेंगे किसकी। आपकी वैकेंसी होने जा रही है, आपकी विदाई होने जा रही है। ये बात आप मानेंगी ना कि 2019 में जब आप चुनाव में जाएंगी तो आपको बिहार के लोगों को ये समझाना पड़ेगा। आप इसकी जिस वोट बैंक पर आज आप सरकार बनाकर बैठी हैं बीजेपी के साथ, वो वोट बैंक आपने बीजेपी के खिलाफ बातें कर हासिल किया है। ये तो समझाना पड़ेगा ना, मुश्किल होगी। समीर भाई, तब अमित शाह कह रहे थे कि पाकिस्तान में पटाखे। समीर भाई, ये भी बताना पड़ेगा कि कांग्रेस ने लालू यादव का दामन थामा है। उस लालू यादव ने जिसने किसानों की गाय का चारा खा लिया और जो जेल में है, और किसानों की बात करती है कांग्रेस और आरजेडी, उसी का चारा खा गए। ये तो 2014 से पहले थे की बात आएगी। उसी लालू के साथ आप 2014 से पहले थे एलजेपी वाले मित्र। हाँ, तो राफेल में तो पता थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अगर तब भी लालू ने आपकी फैसला नहीं दिया, लगातार झूठ बोली है।
के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया कि वो कुछ पता नहीं चल रहा है, आप क्या बोल रहे हैं? आप फरमाइए मत लोगों को। सुप्रीम कोर्ट ने अगर गलत है, आप में ताकत है, सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट डालिए मेरे खिलाफ, मैं दावे से कहता हूं। सामिर साहब, आप सबको कंटेम्प्ट डालने के लिए जरा सा सुरेंद्र राजपूत जी से कहा जाए कि चीखने और चिल्लाने से कोई बात फजल इमाम नहीं हो जाती। फजल इमाम साहब, देखिए जेडीयू यही साबित करने लगी हुई है कि आरएलएसपी के जो नेता उपेंद्र कुशवाहा है वो दरअसल मुख्यमंत्री बनने की तमन्ना रखते हैं और यही वजह है कि वो यूपीए की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसी कोई बात है क्या? इधर उम्मीदें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं क्या? उसी के लिए गए हैं, इसलिए इन लोगों को हिसाब किताब पहले करना पड़ेगा। सोहेली मेहता जी से पूछने से समझता है क्या वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहती हैं? मुख्यमंत्री बनने का अधिकार इस देश में प्रधानमंत्री बनने का, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। तो हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा है और उन्हें लगा कि हमारी महत्वाकांक्षा उधर पूरी हो सकती है कि नहीं। सांसद बनना चाहता, सबकी महत्वाकांक्षा बिहार की जनता पहले है, मेरी पार्टी की बिहार को लेकर पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का कांड आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। 34 बच्चियों के साथ बलात्कार आपके चेहरे के दागदार बना के रखे हुआ है। आप महिला हैं, आप 34 बच्चियों का बलात्कार आपसे भी हिसाब मांगा है। तस्लीमुद्दीन, राहुल गांधी, शक्ति सिंह, तेजस्वी यादव सब ईमानदार है साहब, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और यही कारण था कि लालू यादव जी ने मां दलित व्यक्ति जीतनराम मांझी के बाग के सारे आम अपने पास रख लिए थे, उसको वो भी नहीं लेने दिया, वो भी दलित था। पहले तय कर लीजिए। बताया ना रविदास मल्होत्रा साहब, कांग्रेस को माफ नहीं करेगी देश की जनता। सीटों का बंटवारा जो होता है बड़ा पेचीदा मसला होता है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है, दामन छोड़ दिया। अभी तो 4.5 साल आपके जो गुजरे हैं उस पे बात कीजिए। कुछ ऐसा ही होता दुष्यंत का शेर है, कहाँ तो चिरागा घर के लिए, कहाँ चिराग मुयस्सर नहीं है शहर के लिए। तो आप ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना। रोजगार दी और बिहार के लिए 3 शब्द बोले थे नरेंद्र मोदी। हो गया, कमाई, पढ़ाई और दवाई। लगातार मत बोलिए जी। रविदास जी बोलिए। समीर जी, देखिए हम लोगों का बड़ा लक्ष्य ये है कि भाजपा को केंद्र सरकार से हटाना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए गैर भाजपाई दलों को एक होना पड़ेगा और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने कोई नेतृत्व नहीं, हम लोग प्रयासरत हैं। अभी आपने बात करी नोटबंदी की, नोटबंदी से कहीं कोई देश को लाभ नहीं हुआ। 99.3% पैसा लौट करके आ गया। तो ब्लैक मनी कहाँ गया? सारे ब्लैक मनी को जो है व्हाइट मनी कर दिया गया। जब नोटबंदी हुई तो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया और वित्त मंत्री को मालूम नहीं, प्रधानमंत्री ने सारे बड़े बड़े पूंजीपतियों के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करवा दिया। और नहीं, सरकार तो करी, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, डिजिटल करेंसी बढ़ गई, ये सारे फायदे गिनाए जा रहे हैं। नोटबंदी से जो आम आदमी था, जो व्यापारी था, अरे सांस सुनिए, जो आम आदमी था, छोटा गरीब किसान मजदूर है, उसका नुकसान हुआ। देश का आम आदमी, आम व्यापारी बड़ा सुखी है, खर्च हो गया और वो मालूम है इसके फायदे धीरे धीरे उसको नजर आ रहे हैं। नोट का क्या हुआ आज तक उसका हिसाब नहीं हुआ। पुराने नोट के सारे नोट बंद होगा जिसकी पार्टी के नेताओं ने बड़ा घपला करने का काम किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, इसमें 8 लाख करोड़ रुपए खर्च। नहीं तो इसीलिए चिराग के कारण से क्या चिराग पासवान टारगेट कर रहे हैं मोदी सरकार को? नोटबंदी पर सवाल पूछकर आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल जो है ये सही टारगेट है। नोटबंदी दुनिया का कांग्रेस ने तो सभी को टारगेट नहीं किया, बाकी सब सही मान रहे हैं। कि एक मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, ऐसे ही जो है ट्विस्ट करते रहिए। अगर ये ऐलान कर कुछ नहीं होगा, केवल नोटबंदी के ऊपर चुनाव लड़ने का काम करेंगे, आपकी पूरे देश में एक भी सीट नहीं आएगी। हमारी चुनौती है। अगर आपने अशरफ अंसारी साहब हमने ऐलान कर दिया देश के गरीबों के हित में
गरीबों के लिए आधार पर नवीन भाई अशरफ अंसारी को भी बोलने दीजिए। एलजेपी आप ही की पार्टनर है भाई। आप देखिए अशरफ अंसारी साहब क्लियर कीजिए ना, ये टारगेट कर रहे हैं क्या आप लोग? सरकार को टारगेट कर रहे हैं क्या? ग्रोथ को बढ़ाने का, और अगर सीटों के बंटवारे का मसला है तो कितनी सीटों पर मानेंगे? हो गया रविदास जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सत्ता का इनको अहंकार हो गया। अच्छा ठीक है ये चाहते हैं ठीक है कोई ना बोल पाए, सिर्फ यही बोले। ठीक है अंसारी घमंड तोड़ दीजिए। अशरफ अंसारी हो गया अशरफ अंसारी जल्दी से इस सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या नोटबंदी के फायदे पूछकर आप लोग टारगेट कर रहे हैं मोदी सरकार को? और अगर सीटों के बंटवारे का मसला है तो कितनी सीटों पर मानेंगे? भाई आवाज ही नहीं आ रही है। बोलिए अशरफ अंसारी साहब। अंसारी साहब जी बताएं। ऐसी आवाज नहीं आ रही थी सामिर भाई, बताएं। अंसारी साहब जल्दी से यह बताइए कि नोटबंदी पर सवाल पूछकर क्या आप लोग सरकार को टारगेट कर रहे हैं, या फिर अगर सीटों के बंटवारे का मसला है तो कितनी सीटों पर मानेंगे? लास्ट क्वेश्चन भैया। सामिर भाई सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीटों का कोई मसला नहीं है, और सीटों के लिए इसके पहले भी हमारे पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन मीटिंग कर चुके हैं, और आगे भी अभी मीटिंग होगी, कल भी मीटिंग है। सीटों का कोई मसला नहीं है। कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? हुई अब वो जितना मिले वो उसके लिए हमारे चेयरमैन ऑथराइज हैं, वो जाने। हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हम उस पर कोई आपको नंबर नहीं बता सकते जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता। चलिए ठीक है। बार बार यूपीए की तरफ से आपको इनविटेशन मिल रहा है कि एनडीए का साथ छोड़ दीजिए। अब ये आपकी मर्जी है, आप वो उस पर हमारी नजर रहेगी कि क्या रुख होता है आपका। लेकिन फिलहाल यही सबको कहना पड़ता है जब तक बात चल रही होती है सीटों के बंटवारे की, कि नहीं सीटों का तो कोई मसला ही नहीं है। वही आप भी कहते हुए नजर आ रहे हैं जो थोड़े दिन पहले तक उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे। बहरहाल नजर सबकी बनी हुई है, दो चक्रव्यूह बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक बिहार में एक यूपी में, जिसका आज हमने जिक्र किया। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी एक नए मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात, तब तक के लिए शब बखैर।